हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और कुरुक्षेत्र मैगज़ीन नवंबर 2020 की सीरीज़ में चैप्टर 3 का इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर 3 में क्या कहा गया है। तो इसका जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर रूरल स्टार्टअप। अभी स्टार्टअप के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। स्टार्टअप की डेफिनेशन भी हमने चैप्टर 2 के अंदर कवर की, जो न्यू डेफिनेशन आई थी। यहाँ पर डिस्कस करेंगे रूरल स्टार्टअप के बारे में और बेसिक रूरल स्टार्टअप के अंदर क्या क्या कवर होता है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा भी और भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो उससे पहले यहाँ पर एक कोट दी गई है, द फ्यूचर ऑफ रूरल इंडिया इज़ इंटरट्विन्ड विद इट्स एबिलिटी टू इंटीग्रेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बात कही डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि रूरल इंडिया में जो भी वर्क होते हैं, एग्रीकल्चर में हो या फिर कोई हैंडलूम वगैरह का वर्क हो, उन वर्क्स को अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर दें तो फिर हमें रूरल इंडिया का एक बहुत ही उज्जवल भविष्य यहाँ पर प्राप्त होगा। ये बात डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने की थी, तो आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं अपनी ऐसे राइटिंग में। ओके, तो देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ ये आज भी मेन स्टे हैं रूरल इंडिया का। इनके बिना रूरल इंडिया में कुछ काम नहीं होते। दुनिया की इंडिया की 67% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रिसाइड करती है। जीडीपी में हिस्सा पिछले अगर मैं दशक में देखूं, पिछले 2 दशकों में एग्रीकल्चर का जीडीपी में हिस्सा गिरा है। 1990 में एग्रीकल्चर का जीडीपी में 29% हिस्सा था, जो कि 2018-19 में 16% है। तो लगभग यहाँ पर आपका 13 से 14% जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो कम हो गया है। उसके अलावा इट रिमेन्स अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 47% ऑफ द टोटल नेशनल वर्कफोर्स। जितनी भी नेशनल वर्कफोर्स इंडिया के अंदर है उसका 47% आज भी एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसके ऊपर हम पहले ही बता चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, रूरल इंडिया के अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं? रूरल स्टार्टअप वगैरह की बात करेंगे बाद में, लेकिन रूरल इंडिया में चैलेंजेस क्या क्या हैं? अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मेजर चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट किस टाइप का? कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, इकोनॉमी सेक्शन में पढ़ा होगा आपने। तो इसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट है कि जो रूरल यूथ हैं उनके पास उस तरह की स्किल नहीं है जिस तरह की स्किल की ज़रूरत है। यानी अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में डिमांड किसी और वर्कर की है तो उस काम के लिए जो यूथ है, रूरल यूथ, उसके पास वो स्किल नहीं है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये परसिस्ट करता है आपका रूरल इंडिया में। ओके, तो in order to fulfill its aspirations fueled by rising rural incomes and increased exposure to media, today's rural youth need better education। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइप का है तो रूरल यूथ को यहाँ पर एजुकेशन भी अच्छी मिलनी चाहिए, उसको जॉब्स, बेटर लाइफ स्टाइल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए होगा। गवर्नमेंट एंड वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन continue to provide a lot of financial support to the core agriculture sector. Developments in the agriculture arena have always been upgraded on existing practices. Okay, better machinery, better yields, seeds, better irrigation systems. ये आपको अगर नहीं समझ में आया तो इसमें पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अब हमें समझना क्या है इसके अंदर? समझना ये कि राइज ऑफ द स्टार्टअप्स कैसे हुआ। स्टार्टअप्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया चैप्टर 1-2 में कि 1995 में हमारे जो इंडिया है इसमें इंटरनेट की शुरुआत हुई। डॉट कॉम एरा हम इसको कहते हैं। जब 1995 में इंटरनेट हुआ तो लोगों को पता चला भी इंटरनेट क्या होता है। फिर उन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में सुना और स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टार्ट होना शुरू हुआ विद द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडियाज़ क्रिएशन इन 1998। 1998 में जब हमने ये कंपनी तैयार की, उसके बाद 1995 में इंटरनेट की सुविधा और फिर स्टार्टअप का इकोसिस्टम तैयार हुआ। ठीक है, अगर जुलाई 2020 तक की बात करें तो लगभग 34,000 स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के पास। करंटली ओनली अबाउट 6400 स्टार्टअप्स आर फंडेड। तो इतने ज़्यादा स्टार्टअप में से सिर्फ कुछ परसेंट ही यहाँ पर फंडेड हो पाता है, उनको फंड्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ओके, अच्छा, रूरल स्टार्टअप्स क्या हैं? स्टार्टअप के बारे में पढ़ा। रूरल स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो देयर आर 52 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूजर्स इन रूरल एरिया एज ऑन मार्च 31, 2020। तो 52 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूजर्स रूरल इंडिया में हैं मार्च 2020 तक।
ऑफ द एस्टिमेट 56 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया इन नवंबर 2019। तो नवंबर 2019 तक लगभग 56 करोड़ भारतीय जो हैं वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, उनमें से 23 करोड़ रूरल इंडिया में रहते हैं। ओके, और नव वेंचर्स एस्टिमेट दैट बाय 2020 मोर देन 27 करोड़ पीपल इन रूरल एरिया विल हैव एक्टिव इंटरनेट यूजर्स। 52 करोड़ के पास मोबाइल हैं, लेकिन 27 करोड़ ही इनमें से हो सकता है कि 2020 तक एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हों। तो इनके लिए अब इंटरनेट अवेलेबल है, तो हो सकता है कि रूरल स्टार्टअप्स जो है उनकी ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने के लिए मिले। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर क्लोज टू 1100 एग्री स्टार्टअप्स एंड अनदर 800 प्लस फूड एंड बेवरेजेस स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो इंडिया में एग्री स्टार्टअप्स देखने को मिले हैं 1100, वो छोटे लेवल के स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स नहीं हैं, और 800 से ज़्यादा फूड एंड बेवरेजेस स्टार्टअप्स देखने को मिले हैं। सम ऑफ द इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स फॉलो द रूरल स्टार्टअप्स इंक्लूड। देखिए, रूरल स्टार्टअप के अंदर किस तरह का जो है काम होता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई स्टार्टअप खोला, तो वो क्या काम कर सकता है, वो एग्री या रूरल फिनटेक लेंडर के रूप में वर्क कर सकता है। मतलब लोगों को बताता हो कि आप बैंक से किस तरीके से अवेयर हो सकते हैं, या फिर खुद लोन प्रोवाइड करता हो, टेक्नोलॉजी अनेबल कराता हो मार्केट में। ठीक है, डिजिटल कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में वर्क करता हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में, मार्केट प्लेस फॉर इक्विपमेंट रेंटल के रूप में। जैसे मैंने 10 लोगों के साथ मिल करके एक स्टार्टअप शुरू किया कि मैं हैप्पी सीडर मशीन को बेचूंगा, ठीक है, जिससे कि स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो ये मेरा जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल होने वाला होगा। ओके, डिजिटल क्वालिटी असेसमेंट, रैपिड सॉइल हेल्थ टेस्टिंग। ठीक है, कि 10 लोग मिलकर के स्टार्टअप खोलें कि हम पर्टिकुलर फील्ड में जा कर के सॉइल की टेस्टिंग करेंगे, तो वो स्टार्टअप एक सक्सेसफुल होगा। ठीक है, ये तो हो गया एग्रीकल्चर के। नॉन एग्रीकल्चर में भी होगा, जैसे रूरल एरिया में हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, टेक अनेबल क्लासरूम और ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा कराई जाए। ई कॉमर्स में भी होगा, डिजिटल मार्केट प्लेस, डिजिटल सर्विसेज में भी होगा कि जॉब पोर्टल्स के थ्रू जो है रूरल एरिया में जॉब प्रोवाइड कराई जाए। सोशल नेटवर्किंग कराई जाए रूरल जो इंडिया है उसकी। ठीक है, ये देखिए, अपसर्च इन इंटरनेट यूजर्स, इंटरनेट के यूज़र्स बढ़ेंगे। अभी बताया कि 27 करोड़ यूज़र्स हो सकते हैं इंडिया में 2020 तक। रूरल एरिया में इंक्रीज़ होगा इन स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, सभी के पास स्मार्टफोन होंगे। इमरजेंस होगा स्टार्टअप एंड वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन रूरल एरिया आर फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी एंड एडॉप्शन इन द फार्म सेक्टर। ठीक है, तो इससे बढ़ोतरी तो होगी। अब इंटरनेट मिलेगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए। ओके, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है ये काम का हो जाता है सॉरी, द रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम सफ़र्स फ्रॉम द फॉलोइंग चैलेंजेस। अच्छा, एक रूरल स्टार्टअप को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये हैं। लैक ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर, उन्हें मोटिवेशन के लिए कोई इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं मिलते जहाँ पर उनको पता चले कि स्टार्टअप को किस तरीके से बूस्ट करते हैं। लैक ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, तो वेंचर कैपिटल फंड्स यहाँ पर उनको नहीं प्रोवाइड होते। लैक ऑफ बैंकेबल एंटरप्रेन्योर्स, स्केल अप चैलेंजेस, तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे जो चैलेंजेस हैं, इनिशियल कैपिटल भी प्रोवाइड नहीं हो पाती, या कैपिटल सिक्योरिटी भी नहीं मिल पाती। इन चीज़ों की यहाँ पर दिक्कत रहती है रूरल स्टार्टअप में। ठीक है, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र टुगेदर अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल एग्रीटेक स्टार्टअप्स लॉन्च्ड इन द पास्ट 5 ईयर। तो लास्ट 5 ईयर्स में जितने भी स्टार्टअप खुले हैं उसका 50% तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर ही हैं। ओके, तो हमें इसको पान इंडिया करना है। वी नीड टू स्ट्रेंथन द रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम एज वेल एज टू एनकरेज सेटिंग अप ऑफ मोर रूरल स्टार्टअप्स, यानी रूरल स्टार्टअप की संख्या को बढ़ाना है। रूरल जो यूथ है उसको इन्वॉल्व करना है कि वो स्टार्टअप ओपन करने में जो है सहभागिता दिखाए। गवर्नमेंट ने क्या किया है स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए। द स्टार्टअप मूवमेंट वाज साइन मोमेंटम अंडर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्लैरियन कॉल फॉर डिजिटल इंडिया, तो गवर्नमेंट ने शुरू किया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। उन्होंने शुरू किया है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 2016 में शुरू किया गया था। इन सब के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं वैसे। द स्टार्टअप इनिशिएटिव एनविजन बिल्डिंग ए strong ecosystem for nurturing innovation and entrepreneurship in the country. In India, central and state government are playing an active role in startup ecosystem development. तो स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने में जो सेंटर है और स्टेट है दोनों ही अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट और एज फॉलोज,
क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं इस पर? एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ टू एक्सेलरेट जॉब क्रिएशन, ठीक है जी। क्रिएटिंग एनेबलिंग एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग रेगुलेटरी बर्डन, यानी कि रेगुलेशन जो लॉज वगैरह हैं उनको कम करना है। एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू पॉलिसीज़, और नई पॉलिसीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। बुल्ड कैपेसिटी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, स्टार्टअप ट्रेनिंग, इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जाएं। प्रोवाइड फंड सपोर्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। और फंडिंग सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। फिजिकल इंसेंटिव और कोलेट्रल फ्री लोन्स की यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ेगी। फैसिलिटेट ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम टू कनेक्ट एंड कोलेबरेट, और उनको आपस में कोलेबोरेशन भी सिखाना होगा, ठीक है। तो ये जो रेड कलर में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, आप वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रूरल स्टार्टअप, क्या क्या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिए गए या फाइनेंशियल सपोर्ट दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा? तो एज पर द स्टार्टअप जीनोम, ये बेंगलुरु एंड दिल्ली आर एमंग द टॉप 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। देखिए, सबसे पहले दिए गए इंक्यूबेशन सेंटर्स, देर आर लगभग 400 से ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर इंडिया में हैं अटल इनोवेशन मिशन के तहत। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब हमने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ हाई क्लास जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ होती हैं, और वो लोग आकर के स्टार्टअप कंपनियों को सुझाव देते हैं कि किस तरीके से वो अपना और बेहतरीन काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फंड्स ऑफ फंड्स भी क्रिएट किए गए हैं। फंड्स ऑफ फंड्स के बारे में आपको चैप्टर 1 में बता दिया गया था। एक्चुअली जिस तरीके से म्यूचुअल फंड होता है कि वो लोग आपका जो पर्टिकुलर पर्सन्स होते हैं वो उसमें पैसा जमा करते हैं, तो म्यूचुअल फंड एक दूसरे म्यूचुअल फंड में उस पैसे को जमा करते हैं, दैट इज़ फंड्स ऑफ फंड, ठीक है। राइट फ्रॉम IFCI's फर्स्ट वेंचर कैपिटल फंड, तो सबसे पहला जो वेंचर कैपिटल फंड यहाँ पर बना था वो था IFCI। IFCI की फुल फॉर्म पता है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1948 में बना था, ठीक है। इसको वेंचर कैपिटल फंड के अंदर 1976 में टू द सिडबी स्टार्टअप फंड ऑफ फंड 10,000 करोड़ रुपए का यह फंड बनाया गया था, ठीक। इस तरह के और भी फंड एज ऑन फरवरी 18 2020 द सिडबी फंड्स ऑफ फंड हैज़ इन्वेस्टेड रुपीज़ 913 करोड़ इन 47 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ओके ओके, इतना ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि फंड्स ऑफ फंड्स यहाँ पर तैयार किया गया है। वेंचर कैपिटल फंड्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि जो हाई क्लास इंडिविजुअल्स होते हैं वो यहाँ पर स्टार्टअप्स में अपने पैसे को डालते हैं ताकि स्टार्टअप को उभारा जा सके। द फर्स्ट सेट ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स डेट इन्वेस्टेड इन ए फ्यू रूरल स्टार्टअप स्पेस इंक्लूड्स इम्पैक्ट फंड्स लाइक आविष्कार। तो इस तरह के फंड्स वेंचर कैपिटल फंड्स 2001 में सबसे पहली बार बना था। और एक्यूमेन एंड रूरल इनोवेटिव नेटवर्क्स, इनको यहाँ पर वेंचर कैपिटल फंड्स दिए गए थे, ठीक है। ओके, ये देखिए, नाबार्ड ने अपना ही स्टार्ट किया है ओन वेंचर ग्रोथ इक्विटी फंड, नव वेंचर्स फंड, इन्होंने इसका नाम रखा है नव वेंचर फंड, विद अ टारगेट कॉर्पस ऑफ ₹500 करोड़ एंड अ ग्रीन शू ऑफ एडिशनल ₹200 करोड़, ठीक है। तो इन्होंने जो ये नव वेंचर फंड है, यहाँ पर इन्होंने 3 एग्री टेक जो स्टार्टअप हैं और 1 एग्री रूरल फिनटेक इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्टमेंट किया स्टार्टअप्स में इस पैसे से, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर योगदान किया ड्यूरिंग द कोविड-19। अच्छा, एक टर्म यहाँ पर आई है सीड फंड। सीड फंड सीधे सीधे नाम से ही पता चलता है कि जैसे कोई ग्रोइंग स्टार्टअप है या फिर अभी अभी स्टार्टअप स्टार्ट ही हुआ है और उसको फंड दिया जाए ताकि वो बूस्ट हो, इसको कहते हैं सीड फंडिंग। सीड फंडिंग इनिशियल स्टेजेस में दी जाती है और इसके बदले में जो फंड देने वाला होता है उसको प्रॉफिट चाहिए होता है या फिर आपके स्टार्टअप में शेयर उसको चाहिए होता है। प्राइवेट प्लेयर्स बेसिकली इसमें पैसा देते हैं सीड फंडिंग में, ठीक है। और ध्यान रखिए, सीड फंडिंग इनिशियल प्रोसेस में स्टार्ट होती है जबकि स्टार्टअप जस्ट ग्रोइंग फेज़ में होता है। इन नेशनल सीड फंड अनाउंस हुआ था बजट 2020-21 में टू सपोर्ट आइडिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्टेज स्टार्टअप। रिसेंटली RBI हैज़ अलाउड लैंडिंग टू स्टार्टअप्स एज पार्ट ऑफ द प्रायर सेक्टर लैंडिंग। तो
आरबीआई के प्रायर सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स होते हैं, जिसमें उन्हें एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ लैंडिंग का हिस्सा देना होता है, बोरोइंग का हिस्सा देना होता है। अब उसमें स्टार्टअप्स का हिस्सा भी तय कर लिया गया है कि कुछ परसेंट जो आप पैसा देते हैं उसको आपको स्टार्टअप को भी देना है कुछ परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। प्रेजेंटली द एग्रीटेक स्टार्टअप टच ओनली 10% ऑफ द फार्मर्स। अभी तक 10% फार्मर्स को ही पता है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, एग्रीटेक स्टार्टअप्स भी कुछ होते हैं, और ये भी कुछ 10% फार्मर्स को ही टच कर पाए हैं, और मतलब इनकी जो स्प्रेडनेस है वो बहुत ही कम है, ठीक है। एलिमेंट्स दैट फीड द रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम। अच्छा, रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज उनको सिखाइए। एजुकेशन और वोकेशनल स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उनको बताइए कि मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स में किस तरीके से काम करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। साथ में जॉब क्रिएशन किया जाए थ्रू एनकरेजमेंट ऑफ टेक अनेबल्ड बिजनेस इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरिया में अब सिर्फ बिजनेस प्रोवाइड कराने से काम नहीं होगा, टेक अनेबल्ड बिजनेस यहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा, ताकि उन्हें टेक्नोलॉजी का भी पता लगे। टेक्नोलॉजी किस तरह की? आईटी लिंक्ड, एग्री एक्सटेंशन, सीड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्म मॉनिटरिंग, ईटीसी ईटीसी, ठीक है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी उन्हें पता चले, ठीक है। इसके आगे बे फॉरवर्ड में द ऑथर इज ऑफ द फर्म बिलीफ दैट given the nascent stage of rural startup in India, we may be better off by providing funding and and infrastructure supporting using public resources. The social payoff are huge in the long run. ये आपको समझ में नहीं आया होगा, बट आप किसी और तरीके से बे फॉरवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। पिछले 2 जो चैप्टर थे उनमें बे फॉरवर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ था। क्या कर सकते हैं? इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने हैं रूरल स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में काफ़ी बार बताया जा चुका है, ओके। और बेसिक जो इंक्यूबेटर्स बनाए जाएं वो एग्री टेक पर बनाए जाएं, फूड टेक पर, अफोर्डेबल हाउसिंग टेक पर, हेल्थ टेक पर, फिन टेक पर, और पेमेंट्स गेटवेज, इन सब के बारे में भी इनको बताया जाए। तो इंक्यूबेशन सेंटर जो बनाए जाएं वो इन बेसिक मुद्दों के ऊपर बनाए जाएं, जिससे कि रूरल जो पीपल हैं उनको इसके बारे में पता लगे, ठीक है। दूसरी बात, एक क्रिएशन किया जाए नेशनल रूरल सीड कम इम्पैक्ट फंड टू इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप बेनिफिटिंग लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स और रूरल पॉपुलेशन। तो कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा एक फ़ंड बनाया जाए जो कि सीड बैंक की तरह भी काम करे। सीड बैंक का मतलब ये हो गया कि सीड कम इम्पैक्ट फ़ंड का मतलब ये हुआ कि सीड फंड एक तो जैसे कि डेफिनेशन बताई गई कि इनिशियल स्टेजेस में दिए जाएंगे, और उसमें आपको अपना कुछ शेयर भी देना होता है जो आपको लोन दे रहा है उसको, ठीक है। और साथ ही इम्पैक्ट फ़ंड का मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक तरीके से सिक्योरिटी अमाउंट, यानी पैसा जो है वो किसी बर्बाद हो गया तो डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का फ़ंड बनाया जा सकता है। 1,000 करोड़ रुपए तक का फ़ंड बना सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिडबी या नाबार्ड के साथ मिलकर के, ठीक है। फिर एक बनाया जाए नेशनल एग्री रूरल स्टार्टअप फंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना सकती है, जैसे कि अभी अभी बनाया भी, ठीक है। जैसे एक फ़ंड पहले भी बन चुका है, उसमें 1,00,000 करोड़ रुपए का, लेकिन वो बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं। इसी तरह का फ़ंड यहाँ पर स्टार्टअप फंड्स के लिए भी बन सकता है, ओके। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर एक नेशनल रूरल फंड्स ऑफ फंड भी बन सकता है, नेशनल रूरल फंड्स ऑफ फंड भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएशन कर सकते हैं नेशनल वेंचर डेप्ट फंड का, ठीक है। तो इस तरह के फ़ंड यहाँ पर कई सारे बनाए जा सकते हैं। आपको एक एक लाइन में इनके बारे में जस्ट पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा फ़ंड बना सकते हैं। आइडियाज़ क्रिएट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। कंक्लूज़न के तौर पर आप ये देखिए, रूरल एरियाज़ हैव लॉट ऑफ अनटेप्ड एंटरप्रेन्योरल पोटेंशियल। रूरल एरिया में बहुत अच्छा पोटेंशियल है स्टार्टअप्स को बढ़ाने का। एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़्यादा है। बिजनेस आर द मैक्सिमम सोशल इम्पैक्ट बट रिमेन अंडर इन्वेस्टेड इन इंडिया फ्रॉम एन इक्विटी स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट। देर आर ओनली अ फ्यू स्पेशलिस्ट फंड, नॉट मोर देन 2 और 3 फोकस्ड ऑन द एग्री फूड रूरल इकोसिस्टम। तो 2 से 3 ही ऐसे फंड हैं जो कि रूरल एरिया की तरफ ध्यान देते हैं, या फिर एग्रीकल्चर के एरिया में यहाँ पर ध्यान देते हैं, और उससे ज़्यादा फंड नहीं है।
इसीलिए यहाँ पर वे फॉरवर्ड के अंदर कुछ फ़ंड बनाने की बात की गई है कि वेंचर डेब्ट फंड बना सकते हैं, नेशनल रूरल फंड ऑफ फंड्स बना सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पेनिट्रेशन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो रूरल एरिया में। उसके लिए आपको कम से कम एंड्रॉयड जो है वो तो प्रोवाइड करा ही दिए जाएं, ठीक है, ताकि लोग बेसिक चीज़ें तो चलाना सीख ही जाएं। तो इस तरह से आप यहाँ पर कंक्लूज़न दिया है, किसी भी पॉइंट को लेकर के कंक्लूज़न बनाया जा सकता है। द मार्च ऑफ द न्यूली मिंटेड इंडियन टेक यूनिकॉर्न्स, यूनिकॉर्न्स के बारे में पहले भी बताया, इनकी वैल्यूएशन कैप $1 बिलियन से ऊपर की होती है, उनको कहते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। जैसे बायजू लर्निंग प्लेटफॉर्म, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। दिस इज़ द मोस्ट अपॉर्चुन टाइम फॉर इंडिया टू इमर्ज एज अ लैंड ऑफ रूरल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। तो रूरल स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए ये इंडिया के पास एक बहुत अच्छा समय है। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, हमारे पास वर्किंग फोर्स भी है, सिर्फ ज़रूरत है तो कुछ फंड्स की और लोगों को अवेयर करने की, ठीक है। बिकॉज इस महात्मा गांधी पुट इट सो इवोकेटिवली, इंडिया लिव्स इन हर विलेजेस। तो ये महात्मा गांधी की कोट से इन्होंने यहाँ पर इसका कंक्लूज़न किया है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 3 था, ये रेफरेंसेस हैं इधर, ठीक है। और इसके नीचे चैप्टर 4 है, उसका डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे।